जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों को। आज हम लोग जो हमारे एक्ट बचे हुए हैं 1858 तक हमने कुछ अधिनियम जो थे वे हमने कर लिए थे। आज हम लोग बचे हुए अधिनियम को पूरा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। 1858 का जो अधिनियम था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था। अगर ओवरऑल हम एक इनमें थोड़ा सा अंतर देखें तो क्या हुआ था 1857 की क्रांति के बाद, अगर 1857 की क्रांति के बाद देखें उससे पहले देखें इनमें बड़ा अंतर है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि भारत पर जो शासन किया गया है, भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, दो चरणों में हुआ है। एक आपका कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, एक आपका ब्रिटिश क्राउन के अधीन। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर और भी आता है। 1857 की क्रांति से पहले तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा है उसकी अवधारणा कुछ केंद्रीयकरण की रही है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद या 1858 के अधिनियम एक्ट के बाद ब्रिटिश की जो आपका एक अवधारणा रही है भारत पर शासन करने की, वो आपकी विकेंद्रीयकरण की रही है। तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं जैसे विभाग, चलो खैर इसको समझ लीजिएगा पहले। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, जब हमारी एक तरह से जितनी भी शक्ति है वो केंद्र में निहित होती है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वो एक ही जगह निहित होती है। सारी शक्तियां कहीं एक जगह समाहित होती है, एक जगह निहित होती है, उसको केंद्रीयकरण की अवधारणा कहा जाता है या केंद्रीयकरण कहा जाता है। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण को देखें, जब शक्तियों का बंटवारा किया जाए, शक्तियां एक तरह से अपने एक विभागों में बांट दी जाए, उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा आपको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, तो इन दोनों में अंतर था। अब अगर हम लोग देखें तो कार्य क्या हुए इन एक्ट में। विभागीय प्रणाली, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, इसी की शुरुआत की गई। इसको दूसरे शब्दों में मंत्रालय सिस्टम भी कहा जाता है, मंत्रालय प्रणाली भी कहा जाता है। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई, और ये 5वां सदस्य उस समय विधि विशेषज्ञ हुआ करता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य उस समय हुआ करते थे, 4 से 5 बढ़ा दिए गए, और 5वां सदस्य आपको विधि विशेषज्ञ हुआ करता था। इसके अलावा बॉम्बे में मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो 1833 में छीना गया था। देखो हुआ क्या था, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो आपकी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन 1833 में इनसे कानून सारे छीन लिए गए थे, जो आपके कानून बनाने के अधिकार थे वो आपके छीन लिए गए थे। अब हम देखें अगर तो क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत या 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। 1833 में छीना गया था, अर्थात विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया एक तरह से शक्तियों का हस्तांतरण, ये शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पे आप एक सारे उनको कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। तो कुल मिलाकर के यहाँ विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसके बाद अगर आप और भी देखें तो संकटकालीन परिस्थिति में वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दे दी गई थी, जो 6 माह तक वैध थी। अगर हम ओवरऑल देखें तो वायसराय के कार्यों में बहुत वृद्धि इस अधिनियम के तहत की गई थी। तो वायसराय को जो अगर इमरजेंसी कोई ऐसे हालात आते हैं, संकटकालीन कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो उसमें एक अध्यादेश में ला सकते हैं, ऑर्डिनरी ला सकते हैं, जिनकी वैधता 6 माह तक थी। लेकिन भारत सचिव तथा उसके कार्यकारी परिषद उसे किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि वायसराय को अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दी गई थी। इसके अलावा और आगे की तरफ हम लोग चले तो इसके तहत कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये क्वेश्चन बन सकते हैं। यहीं से हमारी समझ में आता है कि आपका केंद्रीयकरण या विकेंद्रीयकरण की अवधारणा कब आपकी एक तरह से अस्तित्व में आई। अस्तित्व में तो ये पहले भी आई थी, लेकिन भारत के जो एक तरह से भारत का संवैधानिक विकास जो 2 चरणों में हुआ है, तो अगर 1858 के इससे पहले हम लोग देखिए 1857 की क्रांति से पहले देखिए तो केंद्रीयकरण की अवधारणा थी, और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद विकेंद्रीकरण की आपकी अवधारणा चल रही थी। आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक एक्ट आया था भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या कार्य थे, देखो इसमें कुछ ज्यादा कार्य नहीं हुए थे, लेकिन आपके लिए मैं विधान परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति व बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया।
विधान परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे उनको आर्थिक नीति पर या बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से ये उस समय निर्वाचन कर सकते थे, इसकी प्रक्रिया भारत में इस समय प्रारंभ की गई थी। तो इसमें कोई ज्यादा खास कार्य नहीं है कि आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, बस आप लोग इसको देख लेना आपके एग्जाम के हिसाब से, कुछ ज्यादा महत्व नहीं। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, एक तो भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार, एक आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम, एक आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। आपके एग्जाम्स में इन 3 अधिनियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से बनते हैं। और ये अपने आप में बड़े अधिनियम, ये इनसे बहुत ज्यादा में कार्य होते हैं, इनको बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के जो संविधान में 1935 का अधिनियम, वहां से बहुत बड़ा सोर्सेज 1935 के अधिनियम को माना जाता है, वहां से उन्हें बहुत कुछ अडोप्ट किया, बहुत कुछ वहां से ग्रहण किया। तो इसमें क्या क्या हुआ था उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस अधिनियम के पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया। ये ऐसा पहली बार हुआ था जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें किसी भारतीय को शामिल किया गया था। और इसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र सिन्हा हुआ। सत्येंद्र सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार शामिल हुए थे। क्वेश्चन अच्छा है यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या हुआ था दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा बैक में जाइए, इतिहास को अगर हम लोग देखें तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। क्यों किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था। उस समय हमारी जो राजनीति का केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र बंगाल हुआ करता था। हमारे देश की राजनीति, भारतीयों की राजनीति बंगाल से चला करती थी। अंग्रेज कहीं ना कहीं बंगाल से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल को कहीं ना कहीं एक तरह से विभाजित कर दिया जाए तो इनकी शक्ति, राजनीतिक शक्ति यहाँ से कम हो जाएगी। अब अंग्रेजों ने तर्क दिया कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाना किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं है। तो इस आधार पर यह बड़ा प्रदेश, बड़ा एक तरह से अधिकार, बड़ा क्षेत्र होने के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। मुस्लिम बहुल सदस्य एक तरफ कर दिया गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक तरफ कर दिया गया, और आपका हिंदू बहुल एक तरफ कर दिया गया। लेकिन उस समय भारत के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने इस चीज को पहचाना। चूंकि ये भारतीयों में टूट की भावना थी, हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया गया था, तो यहाँ से एक तरह से बंगाल विभाजन आपका हिंदू मुस्लिमों को अलग करने के लिए किया गया था। अब हुआ क्या था, इसके मद्देनजर या इसके जवाब में भारतीयों ने बहुत एक तरह से आंदोलन चलाए, बहुत इसका विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके अलावा बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, विदेशी जितने भी वस्तुएं हैं उनसे एक तरह से किनारा किया गया, और जितने भी विदेशी स्कूल थे उनका बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन के तहत स्वदेशी स्तर पर यह भारत में छोटे छोटे स्कूल खोले गए, खादी को अपनाया गया। एक तरह से भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद अब जब आगे की तरफ जो चल रहा था मामला, 1909 में क्या हुआ कि मार्ले मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे। जो भारत सचिव का पद आया था तो उस समय भारत के सचिव कौन थे? मार्ले। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मार्ले सचिव हुआ करते थे उस समय भारत के, और मिंटो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। और ध्यान रखना, ये मिंटो सेकंड है, एक मिंटो प्रथम पहले आ गया था, उसके बारे में हम लोग इतिहास में चर्चा करेंगे। ये मिंटो सेकंड है। तो आपका मार्ले मिंटो के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया गया कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया की गई, यानी कि मुस्लिम अलग से अपनी वोटिंग कर सकेंगे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिमों ने इसे अपने हित के लिए, अपने हित में समझा, क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी एक तरह से हमारे पक्ष की बात हो रही है या हमको अलग से कुछ दर्जा दिया जा रहा है। तो मुस्लिम इससे खुश थे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। लेकिन इसका फिर विरोध किया गया, लेकिन ये विरोध एक तरह से कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन भारतीयों का विरोध इस बीच चल ही रहा था। तो 1911 में आपका तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। इसमें इंग्लैंड की महारानी उस समय मैरी थी, और इंग्लैंड के राजा, ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम। तो इंग्लैंड की महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम यहाँ आए हुए थे। तो उस समय क्या किया गया, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो विरोध चल रहा था उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए
बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज एक चाल फिर यहाँ खेल गए। उन्होंने क्या किया कि गतिविधि केंद्रीय हमारा जो राजनीतिक केंद्र बंगाल था उसको विभाजित करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए और उसको वहां से हटाने के लिए इन्होंने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1911 में इस बात की घोषणा की गई कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता ना होकर के दिल्ली होगी, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली आ गई थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को तो वापस ले लिया था, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करके उन्होंने हमारे राजनीतिक केंद्र को, जो ये हमारे एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र हुआ करता था, उसको एक तरह से बहुत बड़ी चोट पहुंची। तो मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, अर्थात मुस्लिम अलग से वोटिंग कर सकते हैं। इसीलिए मार्ले मिंटो ने कार्य किया था। मिंटो उस समय वायसराय थे, तो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड को माना जाता है, जो उस समय भारत के वायसराय। तो जैसे लिखा हुआ भी है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो आप लोग इनको उतार लेना कि इस अधिनियम में तो आपके यही क्वेश्चन थे, आपके यही पॉइंट आयोग आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और आगे की तरफ चले तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को हम लोग मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ भी वही बात है, एक भारत सचिव हुआ करता था, एक भारत वायसराय था। आप लोग इनको नोट कर लेना। मांटेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। क्या हुआ था मामला, ये 1919 में आपका अधिनियम आया था, लेकिन ये 1921 में लागू हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लेना, 1921 में ये लागू हुआ। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुआ। इसमें क्या हुआ था देखो, पहले समझते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन ने पहली बार स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन ने पहली बार स्वीकार किया कि ब्रिटेन का उद्देश्य या उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन करना है। और इसी के तहत क्या हुआ था कि केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर उन्हें अलग अलग कर दिया गया कि केंद्र के अलग एक तरह से मामले होंगे और राज्यों के एक तरह से या प्रांतों के अलग मामले होंगे, और ये अपने अपने मुद्दों पर, अपने अपने मामलों पर एक तरह से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थे। केंद्र व प्रांत अपने अपने विषयों पर पूर्ण अधिकार से कानून बना सकते थे। प्रांतों को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक को हस्तांतरित कहा गया और एक को आरक्षित कहा गया। इसको हम लोग समझते हैं कि आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका इस अधिनियम का आपका यही माना जाता है। तो हस्तांतरित में क्या था, प्रांतों को जैसे दो भागों में बांटा गया था, एक आपका हस्तांतरित था, एक आपका आरक्षित था। तो हस्तांतरित में क्या किया गया, इसमें वायसराय उन लोगों के माध्यम से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसमें जो वायसराय थे उन लोगों के माध्यम से शासन किया करते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। अब विधान परिषद का मतलब उस समय, जैसे विधान परिषद वर्तमान में तो राज्यों में है, उस समय भी आपका अगर हम देखें तो प्रांत में थी, लेकिन जहां कानूनों का निर्माण होता था उस समय विधान परिषदों में कानूनों का निर्माण होता था। तो जो एक तरह से जो लोग कानूनों के निर्माण के प्रति उत्तरदायी थे, एक तरह से राज्य में एक तरह से जहाँ कानून बनते थे उनके प्रति उत्तरदायी थे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो आपके मंत्री वगैरह थे, जो आपके राजनीति से संबंधित व्यक्ति थे, उनके माध्यम से वायसराय शासन किया करता था। लेकिन जो आरक्षित था इसमें वायसराय उन लोगों के माध्यम से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें, जो प्रशासनिक व्यवस्था के एक तरह से प्रति उत्तरदायी थे, प्रशासन के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे, उनके माध्यम से वायसराय इसमें आरक्षित मुद्दों पर शासन किया करता था। और यही वो व्यवस्था थी जिसे प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया या द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके कई बार बना हुआ है और आगे भी बनने की प्रबल संभावना है। हालांकि मैं आपको बता सकता था कि प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लाई गई, लेकिन मैंने उसको आपको अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि प्रांतों को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित, एक आपका आरक्षित। हस्तांतरित में वायसराय उन लोगों के माध्यम से शासन किया करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन आरक्षित मामलों में उन लोगों के माध्यम से शासन किया करता था वायसराय जो आपके विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, या हम कह सकते हैं जो आपके प्रशासन के प्रति उत्तरदायी हुआ करते। आगे की तरफ चलते हैं। इसी अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्यों का, ये 3 सदस्यों का भारतीय होना जरूरी था।
इस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 8 सदस्य हुआ करते थे। एक भारत सचिव जो आपका पद था ये हुआ करता था, एक चीफ इन कमांडर हुआ करते थे, 3 अंग्रेज हुआ करते थे और 3 आपके भारतीय थे। तो ये लिखा हुआ है जैसे आपका एक भारत सचिव यानी कि सचिव हुआ करते थे, एक चीफ इन कमांडर थे, 3 भारतीय, ये जो प्रावधान आया था, और इसके अलावा अन्य जो आपके 3 बचे थे ये आपके अंग्रेज हुआ करते थे। तो ये भी पॉइंट आपसे बन सकता है कि कब किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसके बाद आगे की तरफ चले तो भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में स्थापित किया गया। भारत का जो उच्चायुक्त था उसका कार्यालय लंदन में स्थापित किया गया और भारत सचिव के कुछ कार्य भारत के उच्चायुक्त को लंदन में जो मौजूद था या उसका कार्यालय मौजूद था उसको स्थानांतरित किए गए। एक तरह से भारत सचिव के ऊपर कुछ काम का बोझ या काम का बर्डन कम किया गया इस अधिनियम के तहत। और आगे चले तो इस एक्ट के माध्यम से अब भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। अब से पहले यह वेतन आपका भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का जो वेतन था ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत सचिव का जो आपका वेतन था वो आपका ब्रिटिश राजस्व से देने की बात की गई है, ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। तो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे चले हम लोग इस एक्ट के माध्यम से पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था के आपका एक तरह से जैसे वर्तमान में अगर हम देखें कि राज्यों में आपका विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है, यानी कि द्विसदनीय मॉडल है। तो इसी प्रकार आपका इस एक्ट के माध्यम से द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, लेकिन ये आपकी राज्यों में न होकर के पूरे ओवरऑल भारत में थी। और उस समय जो द्विसदन थे या 2 सदन थे, एक राज्य परिषद था, एक विधानसभा था। राज्य परिषद को हम उस समय उच्च सदन बोला करते थे, विधान परिषद को निम्न सदन बोला करते थे। वर्तमान में अगर हम लोग तुलना करें तो राज्य परिषद को हम कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में राज्यसभा है और आपका विधानसभा को वर्तमान में कह सकते हैं जैसे लोकसभा है। इसी अधिनियम के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही क्या हुआ था कि भारतीयों को पहली बार मत डालने का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जटिल था। ये जो मतदान करने का अधिकार दिया गया था कर संपत्ति व शिक्षा के माध्यम से दिया गया था, यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को मतदान करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया है उसको बड़ा जटिल बना देगा। उस समय यानी कि जिसके पास शिक्षा होगी या जो कोई टैक्स पे करता है या संपत्ति होगी किसी के पास अच्छी खासी, तो उसके आधार पर व्यक्ति मतदान डाल सकते हैं। ये तो ऐसी बात हुई आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपसे कहा जाए आप 20 किलोमीटर चल करके पानी पी लेना, तो कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को मत का अधिकार प्रांतों पर छोड़ दिया गया कि महिलाएं मतदान करेगी या नहीं करेगी, या उसके मतलब महिलाओं से संबंधित मतदान के मामले में प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई। और मद्रास एक पहला भारत का ऐसा स्टेट था या ऐसा पहला प्रांत था जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत में किस प्रांत ने महिलाओं को सबसे पहले मतदान करने का अधिकार दिया गया था? तो मद्रास, इस नाम से ध्यान रखना, मद्रास, इसने पहली बार भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो विश्व स्तर पर सबसे पहले किस देश में महिलाओं को सबसे पहले मतदान करने का अधिकार दिया गया था? तो ऐसा देश आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले विश्व में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया था। आगे की तरफ अगर हम लोग चले और देखें इसमें क्या हुआ था, तो 1923 में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। और आगे चले तो केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया था, अर्थात प्रांतों को विधानमंडल अपना एक बजट बनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इसी के आधार पर केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया था, यानी कि प्रांत अपना उनके प्रांत विधानमंडल अपना स्वतंत्र बजट बना सकते हैं, ये इसके लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा अगर हम आगे और देखें तो इसके माध्यम से सिविल सेवकों के लिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। इसके माध्यम से ही एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद यह जांच करना था कि इस एक्ट ने अपने लक्ष्य को
किस स्तर तक प्राप्त किया है, इसे ही साइमन कमीशन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी एक्ट के माध्यम से एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया कि जिसका कार्य यह था कि 10 वर्ष बाद इस एक्ट ने अपने लक्ष्य को किस स्तर तक प्राप्त किया ये जांच करना था। इसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसमें सभी 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे और इसके विरोध होने का कारण भारत में यही प्रमुख था। ठीक है, तो 7 के सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह कमीशन 1929 में भारत में आना था। चूंकि 1919 में ये अधिनियम आया था तो 10 वर्ष बाद 1929 में आया था, लेकिन अपने समय से 2 वर्ष पूर्व यह भारत में आया था। 1927 में यह भारत में आ गया। इस एक्ट के माध्यम से कैग के गठन का प्रावधान किया गया। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भारत का मैं बोलते इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान में हम आगे चल करके पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 148 में इसका जिक्र किया गया। तो कैग के गठन का प्रावधान भी इसी एक्ट के माध्यम से 1932 में कम्युनल अवार्ड, जिसे हम बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत, ये लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने भारत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि हम लोग इसको इतिहास में डिस्कस करेंगे। पूना पैक्ट को इसी को जाना जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। ये भी आपका इन दोनों अधिनियम से 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम, इन दोनों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और भारतीय संविधान का अगर सबसे बड़ा सोर्सेज कोई है तो 1935 का भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान, ये सबसे बड़ा सोर्सेज भारतीय संविधान का कौन सा है। 3 ऑप्शन में देश दिया रहेगा, एक आपको ये दे सकता है। तो एक्चुअल आंसर ये होगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्सेज आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसमें क्या क्या कार्य होते हैं इनको हम लोग। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कमिश्नरी क्षेत्रों को संघ की इकाइयां बनाया गया। चलिए, शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी कि हस्तांतरण किया गया। और शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया, 3 सूचियां बनाई गई आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपके 59 विषय थे, राज्य सूची में आपके 54 यानी कि 54 विषय थे और समवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे। तो इन सूची में कितने कितने विषय थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कि एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके अलावा जो बची हुई शक्तियां थी, या इसके अलावा आपकी जो अलग से बची हुई सूचियां थी, इनको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंप दी गई। ठीक है, आगे की तरफ हम चले। प्रांत में द्विसदनीय मॉडल लाया गया। चलो, इसमें उस समय 11 प्रांत थे, 5 प्रांत में एक सदनीय था और 6 प्रांत में द्विसदनीय मॉडल लाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वे 6 प्रांत कौन कौन से थे जिनमें द्विसदनीय मॉडल लाया था। तो एक बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार और यूपी। उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हुआ, केंद्र में लागू। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल बनता ही है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। तो इसी के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया तथा इस द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये दिल्ली में स्थापना हुई थी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए अलग लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बर्मा को भारत से, उड़ीसा को बिहार से तथा सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया। इस एक्ट की धारा 42 से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को दी गई अध्यादेश की शक्ति प्रेरित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्तियां अनुच्छेद नंबर 123 में है। संविधान में आगे चलकर के हम लोग जिक्र करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किस देश के संविधान से लिया गया है या कहां से लिया गया है। 3 देशों के नाम आपको दे सकते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम दे सकते हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 42 से आपको भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दी गई है। इस एक्ट में 1935 के भारत शासन अधिनियम में 321 धारा थी, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। इस एक्ट को 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लखनऊ का अधिवेशन था, उसमें अस्वीकार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र करार देते हुए कहा था कि यह ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, यानी कि यह ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। इसके अलावा आपका बचता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कोई ज्यादा खास कार्य नहीं है, मैं आपको 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। क्या कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई कि 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ डिले हुआ था, कुछ लेट हुआ था। 4 जुलाई 1947 को यह एक्ट ब्रिटिश संसद में लाया गया। 18 जुलाई 1947 को यह पास हुआ कि भारत को
इसके तहत कि भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र में बांट दिया जाएगा। और इसी एक्ट के तहत वायसराय का पद एक बार फिर से समाप्त करके दोनों देशों के लिए अलग से आपका गवर्नर जनरल की एक तरह से प्रावधान किया गया। तो ये आपके भारत के एक तरह से भारत के संवैधानिक विकास के एक्ट थे कि कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ, किन किन चरणों से गुजरे। दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें 2 मिनट इसके बारे में, तो अब तक आप लोग जो संविधान पढ़ रहे थे, संविधान के बिल्कुल बेहद ही जटिल प्रभाव से आप लोग गुजर रहे थे। अच्छा, एक बार अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो कंप्लीट का ले सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग देखें कि अब तक का हमने जितना संविधान पढ़ा या संवैधानिक विकास पढ़ा, बहुत जटिल था आपका वो। अगर आप लोगों को वास्तव में संविधान समझना है कि सब्जेक्ट कैसा है, आपको आगे बड़ी तैयारी में भी जाना है या कैसे भी आपको संविधान के लिए अच्छा एक तरह से आपको अपना संविधान अच्छा करना है, बड़ी तैयारी कल आप लोग कर सकते हो। किसी भी एक तरह से एग्जाम्स के लिए संविधान अगर आपको चाहिए तो आपको ये जो अब तक की वीडियो थी हमारी, इनको कंप्लीट अच्छे तरीके से देखना होगा। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, अंग्रेजों ने कैसे कैसे एक्ट लाए हैं, तो उन तमाम बातों पर मैंने चर्चा की थी। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। जितना संविधान हमने पढ़ा है तो आप लोग अच्छे से इस चीज को कंप्लीट कर लेना, जितने हमने वीडियो है संविधान को पढ़ा है। अब जो आगे हम लोग संविधान पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे भारतीय संविधान की एक तरह से मांग कब की गई और संविधान सभा की पहली बैठक की गई। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिएगा, घर पर रहिएगा, तब तक के लिए